नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया दिस वीक कार्यक्रम में, जहां हम आपको हफ्ते भर की उन तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मिशन कर्मयोगी को मिली मंजूरी। सिविल सर्विस अधिकारियों को अब कर्मयोगी मिशन के तहत दी जाएगी खास ट्रेनिंग। ये मिशन नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत चलाया जाएगा। चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए विरोध के बावजूद भारत ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किया युद्धपोत। एयरफोर्स के बेस पर तैनात किया MiG-29 के लड़ाकू विमान। अधिसूचित किए गए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन के लिए नए नियम। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल का होगा सीधा नियंत्रण। कोरोना वायरस के मद्देनजर एनपीआर को अद्यतन बनाने और 2021 की जनगणना के पहले चरण को कर दिया गया स्थगित। 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच पूरी की जानी थी ये दोनों प्रक्रियाएं। भारतीय अल्पकालिक बिजली बाजार को हरित बनाने के लिए सरकार का पहला कदम। पूरे देश के लिए विद्युत क्षेत्र में शुरू की ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मिशन अल्फा जैसे उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए भारत और फ्रांस ने की चर्चा। जल्दी ही एक घोषणा होने की संभावना। और भारत में बना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री दुर्गापुर में किया गया स्थापित। पूरे साल में 12,000 से 14,000 यूनिट स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादित करने में है सक्षम। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2020 को सिविल सेवाओं के कर्मियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा कैबिनेट के फैसले पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार ये मिशन अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को उनके क्षमता निर्माण का एक मौका प्रदान करेगा। इस मिशन का उद्देश्य ऐसे लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी सक्षम हों। इस मिशन के तहत नियुक्ति के बाद सिविल अधिकारियों समेत अन्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण की नींव रखता है ताकि वो दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेते हुए भारतीय संस्कृति में उलझे रहें। कर्मयोगी मिशन योजना सरकार की ओर से अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य व्यक्तिगत सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के साथ साथ संस्थागत क्षमता निर्माण पर ध्यान देना है। मिशन कर्मयोगी के जरिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना प्रदर्शन बेहतर करने का मौका मिलेगा। मिशन कर्मयोगी के जरिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना प्रदर्शन बेहतर करने का मौका मिलेगा। मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवा क्षमता निर्माण योजनाओं को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक परिषद को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री इस परिषद के सदस्य होंगे। वहीं मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवा अधिकारियों को क्रिएटिव, कल्पनाशील, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और तकनीकी तौर पर दक्ष बनाकर भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य अधिकारियों की स्किल बढ़ाना है। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत इस मिशन को शुरू किया गया है। बताते चले, मिशन कर्मयोगी की निगरानी एवं मूल्यांकन 4 चरणों में होगा। पहला, सबसे पहले प्रधानमंत्री का डैशबोर्ड, विभागों के लिए वार्षिक स्कोर कार्ड एवं रैंकिंग के साथ KPI क्षमता विकास की वास्तविक सूचना के आधार पर। दूसरा, इसके बाद क्षमता विकास योजना के तहत लक्ष्य निर्धारण, प्रत्येक विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक योजनाओं का राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ संरेखण।
मिशन कर्मयोगी की निगरानी एवं मूल्यांकन 4 चरणों में होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री का डैशबोर्ड, विभागों के लिए वार्षिक स्कोर कार्ड एवं रैंकिंग के साथ केपीआई क्षमता विकास की वास्तविक सूचना के आधार पर। इसके बाद क्षमता विकास योजना के तहत लक्ष्य निर्धारण, प्रत्येक विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक योजनाओं का राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ संरेखण। तीसरा, सिविल सेवाओं की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट यानी राष्ट्रीय प्रगति में उपलब्धियों और योगदान को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष में सिविल सेवाओं का समेकित प्रदर्शन। चौथा, निष्पक्ष लोक परीक्षा यानी क्षमता विकास आयोग द्वारा नियमित लेखा परीक्षा और गुणवत्ता आश्वासन के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के तीसरा पक्ष द्वारा लेखा परीक्षा। मिशन कर्मयोगी के तहत ट्रेनिंग का एक नया प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। नए डिजिटल प्लेटफॉर्म से अब सिविल सर्विस अधिकारी कहीं भी बैठकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। वो अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। अधिकारियों की दक्षता बढ़ाना इस मिशन का मकसद होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ये योजना लाई गई है। इससे कर्मचारियों के व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन को समाप्त करने में मदद मिलेगी। बीते 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवान वैली में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारत ने दक्षिण चीन सागर में एक युद्धपोत तैनात किया है। इस युद्धपोत को उस इलाके में तैनात किया गया है जहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना ने किसी भी अन्य फोर्स की मौजूदगी पर ऐतराज जताया था। चीनी नेवी का दावा था कि दक्षिणी चीनी सागर का अधिकांश हिस्सा उसके क्षेत्र में आता है। सूत्रों ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत की तत्काल तैनाती से चीनी नौसेना में बेचैनी का माहौल है, क्योंकि उन्होंने भारतीय पक्ष के साथ डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत में भारतीय युद्धपोत की उपस्थिति के बारे में शिकायत की थी। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना ने भी अपने विध्वंसक और फ्रिगेट तैनात किए थे। यहां अपने युद्धपोत की तैनाती के दौरान भारतीय युद्धपोत लगातार अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ संपर्क बनाए हुए थे। उन्होंने कहा कि रूटीन ड्रिल के हिस्से के रूप में भारतीय युद्धपोत को लगातार अन्य देशों के सैन्य जहाजों की आवाजाही की स्थिति के बारे में अपडेट किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक चकाचौंध से बचने के लिए पूरे मिशन को बहुत ही गोपनीय तरीके से किया गया। इसी दौरान भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास मलक्का स्ट्रेट्स में चीनी नौसेना की गतिविधि पर नजर रखने के लिए अपने फ्रंट लाइन जहाजों को तैनात किया। चीनी नौसेना इसी रास्ते से हिंद महासागर में प्रवेश करती है। इसके अलावा कई चीनी जहाज भी तेल या मर्चेंट शिपमेंट्स के साथ अन्य महाद्वीपों से आकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। सूत्रों ने कहा कि भारतीय नौसेना पूर्वी या पश्चिमी मोर्चे पर विरोधियों द्वारा किसी भी दुस्साहस का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है और मिशन बेस्ड तैनाती ने हिंद महासागर क्षेत्र और इसके आसपास लगातार उभर रही स्थितियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद की है। सूत्रों ने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना के जहाजों की मलक्का स्ट्रेट से लेकर हिंद महासागर में होने वाली मूवमेंट पर नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना अंडर वाटर जहाजों, अन्य मानव रहित सिस्टमों और सेंसरों को तुरंत हासिल कर तैनात करने की योजना बना रही है। इसके अलावा भारतीय नौसेना जिबूती इलाके के आसपास मौजूद चीनी जहाजों पर भी नजर बनाए रखे है। नौसेना ने राष्ट्रीय हितों के लिए आसपास के इलाकों में अपने एसेट्स तैनात किए हैं। सूत्रों के मुताबिक नौसेना ने वायुसेना के एक महत्वपूर्ण बेस पर अपने MiG-29 के लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर में राज्य प्रशासन के नए नियमों की एक अधिसूचना जारी की है। इन नियमों में उपराज्यपाल यानी LG और मंत्री परिषद की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। गौरतलब है कि जून 2018 से जम्मू कश्मीर में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के मुताबिक यूटी में परिसीमन का काम पूरा होने के बाद अगले साल नए चुनाव कराए जाएंगे। केंद्र सरकार की भूमिका।
कुछ मामले ऐसे हैं जिनके बारे में एलजी द्वारा केंद्र सरकार को पूर्व सूचित करना होगा। मसलन किसी अन्य राज्य, सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी अन्य हाई कोर्ट के साथ केंद्र के संबंधों को प्रभावित करने वाले मामले, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से जुड़े मामले, जम्मू कश्मीर की शांति और व्यवस्था को प्रभावित करने की संभावना वाले मामले और ऐसे मामले जो किसी अल्पसंख्यक समुदाय और SC/BC के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। उपराज्यपाल की शक्तियां, पुलिस, कानून व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB जैसे विषय सीधे एलजी के नियंत्रण में रहेंगे। ऐसे विषय जो जम्मू कश्मीर की शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं, उन पर किसी भी तरह का आदेश जारी करने से पहले इसकी सूचना मुख्य सचिव के जरिए एलजी को देना अनिवार्य होगा। साथ ही इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को भी दी जाएगी। अल्पसंख्यक समुदाय, SC/ST और OBC के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों को लेकर भी यही प्रावधान किया गया है। अगर एलजी और किसी मंत्री के बीच मतांतर होता है और 1 महीने के भीतर ये दोनों किसी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थिति में उपराज्यपाल के फैसले को मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत माना जाएगा। किसी भी मामले में एलजी और जम्मू कश्मीर की मंत्री परिषद के बीच मतांतर होने पर एलजी द्वारा संबंधित मामले को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसके बाद एलजी उस मामले में राष्ट्रपति के फैसले के मुताबिक काम करेगा। हालांकि ऐसी स्थिति में एलजी को दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है और राष्ट्रपति द्वारा संबंधित मामले पर फैसला लेने तक मंत्रिपरिषद द्वारा की गई कार्रवाई निलंबित रहेगी। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की भूमिका। मुख्यमंत्री की अगुवाई में मंत्री परिषद अखिल भारतीय सेवा से इतर अधिकारियों के सेवा मामलों, नए कर लगाने के प्रस्ताव, भूमि राजस्व और सरकारी संपत्ति की बिक्री संबंधी मामलों में फैसले लेगी। इसके अलावा अनुदान अथवा पट्टे, विभागों एवं कार्यालयों के पुनर्गठन और कानूनों के मसौदा से जुड़े फैसले भी मंत्रिपरिषद ही लेगी। ऐसे मामले जो जम्मू कश्मीर की सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के बीच विवाद पैदा कर सकते हैं, इसकी सूचना संबंधित सचिव के द्वारा मुख्य सचिव के जरिए एलजी और मुख्यमंत्री को अतिशीघ्र देनी होगी। नए नियमों के मायने। जब जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उस वक्त फैसला लेने की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री सबसे ताकतवर व्यक्ति होता था। लेकिन नए नियमों के आ जाने के बाद मुख्यमंत्री का पद महज एक अलंकारिक पद बनकर रह जाएगा। कोरोना वायरस के मद्देनजर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR को अद्यतन बनाने और 2021 की जनगणना के पहले चरण को स्थगित कर दिया गया है। दोनों प्रक्रियाएं 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच पूरी की जानी थी। बताते चले जनगणना को 2 चरणों में पूरा किया जाना था। इनमें पहले चरण के तहत अप्रैल से सितंबर के दौरान मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, वहीं 9 से 28 फरवरी के दौरान आबादी की गणना शामिल है। असम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2021 की जनगणना के पहले चरण के साथ ही NPR को अद्यतन किया जाना भी प्रस्तावित था। अब इसमें संभवतः 1 साल तक की देरी हो सकती है, क्योंकि महामारी कम होने के अभी तक संकेत नहीं मिले हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है? ये देश के सामान्य निवासियों की एक सूची होती है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को नागरिकता कानून 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय, उप जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में पंजीकरण कराना भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए अनिवार्य है। उद्देश्य देश के प्रत्येक आम नागरिक की विस्तृत पहचान का डेटाबेस तैयार करना। देश के सामान्य निवासी कौन है? गृह मंत्रालय के अनुसार देश का सामान्य निवासी को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है। वो व्यक्ति जो कम से कम पिछले 6 महीनों से किसी स्थानीय क्षेत्र में रहता है या अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है। वहीं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से संबंधित विवाद असम में जारी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC प्रक्रिया में लाखों लोगों को बाहर किए जाने की पृष्ठभूमि से उत्पन्न होते हैं। इसका उद्देश्य भारी मात्रा में भारत के निवासियों का विस्तृत व्यक्तिगत डेटा एकत्र करना है।
एकत्र किए हुए डेटा की विशाल मात्रा के संरक्षण के लिए प्रणाली पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। हाल ही में सरकार द्वारा भारतीय अल्पकालिक बिजली बाजार को हरित बनाने के लिए पहले कदम के रूप में पूरे देश के लिए विद्युत क्षेत्र में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी GTAM की शुरुआत की गई है। GTAM क्या है? ये एक नया वैकल्पिक मॉडल है जिसे अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स द्वारा दीर्घकालिक सार्वजनिक निजी भागीदारी में शामिल हुए बगैर खुले बाजार में नवीकरणीय ऊर्जा बेचने के लिए लागू किया गया है। GTAM की प्रमुख विशेषताएं। GTAM के माध्यम से लेन देन द्विपक्षीय होगा जिसमें खरीदार और विक्रेता की स्पष्ट पहचान होगी। इसमें नवीकरणीय खरीद दायित्व यानी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस यानी RPO के लेखांकन में कोई कठिनाई नहीं होगी। GTAM अनुबंधों को सौर RPO और गैर सौर RPO में अलग किया जाएगा क्योंकि RPO लक्ष्य भी अलग किए गए हैं। दैनिक और साप्ताहिक अनुबंधन। बोली का कार्य मेगावाट आवर के आधार पर होगा। मूल्य की खोज निरंतरता के आधार पर मतलब मूल्य समय प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। इसके बाद बाजार की स्थितियों को देखते हुए दैनिक और साप्ताहिक अनुबंधों के लिए खुली नीलामी शुरू की जा सकती है। GTAM अनुबंध के माध्यम से निर्धारित ऊर्जा को खरीदार का RPO अनुपालन माना जाएगा। इस कदम का महत्व और लाभ। GTAM प्लेटफॉर्म की शुरुआत नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों पर बोझ कम करेगी और अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को और अधिक विकसित करने के लिए उन्हें रियायत देकर प्रोत्साहित करेगी। GTAM नवीकरणीय ऊर्जा कारोबारी क्षमता संवर्धन को बढ़ावा देगा और देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। GTAM प्लेटफॉर्म नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि भी करेगा। ये प्रतिस्पर्धी कीमतों और पारदर्शी और लचीले खरीद के माध्यम से RE के खरीदारों को लाभान्वित करेगा। पूरे देश के बाजार तक पहुंच प्राप्त करने से विक्रेताओं को भी लाभ होगा। बताते चलें, भारत सरकार ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 175 GW यानी गीगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पेरिस जलवायु समझौते 2016 के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत साल 2030 तक 40% मतलब 450 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और फ्रांस गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन अल्फा जैसे उपकरण प्रदान करने के लिए चर्चा के अंतिम दौर में है। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस बारे में जल्द ही एक घोषणा होने की संभावना है। वहीं मिशन अल्फा के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन पर काम भी चल रहा था। बता दें, मिशन अल्फा एक फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेस्केट के मिशन को दिया गया नाम है, जिसके तहत अगले साल की शुरुआत में क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर उड़ान भरते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया जाएगा। इसरो और CNES गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को आवश्यक उपकरण प्रदान करने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि मिशन अल्फा के दौरान फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेस्केट द्वारा उपयोग किए जाएंगे। नवंबर 2016 और जून 2017 के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने बिताने वाले पेस्केट वर्तमान में क्रू अल्फा के लिए क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान और स्टेशन सिमुलेटर के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिससे वो ISS पे वापस आ जाएंगे। उनके इस मिशन को CNEC के साथ साझेदारी में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता के बाद अल्फा नाम दिया गया है, जिसके लिए 27,000 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। भारत के गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 शॉर्ट लिस्टेड पायलट और भावी अंतरिक्ष यात्री वर्तमान में रूस में प्रशिक्षण ले रहे हैं। फ्रांस में अंतरिक्ष चिकित्सा के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र है और इसमें फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस मेडिसिन और फिजियोलॉजी स्पेस क्लिनिक भी शामिल है।
जो CNEC की सहायक कंपनी है, जहां अंतरिक्ष सर्जन्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। कोविड-19 का खतरा कम हो जाने के बाद साल 2020 में भारतीय अंतरिक्ष सर्जन प्रशिक्षण के लिए फ्रांस जाने वाले हैं। एक नजर मिशन अल्फा पर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने और वहां की गतिविधियों के समन्वय के लिए यूरोपीय वैज्ञानिकों को अनुमति देने के लिए उपयोगकर्ता सहायता और संचालन केंद्र की स्थापना की है। इन केंद्रों में से एक माइक्रोग्रेविटी एप्लीकेशन और स्पेस ऑपरेशन के विकास का केंद्र CNES के टूल स्पेस सेंटर में स्थित है। कैडमॉस केंद्र अमेरिका, यूरोप और रूस में स्थित जमीनी विभागों और अंतरिक्ष यात्रियों का समर्थन करने वाले विज्ञान टीमों के बीच एक संपर्क केंद्र है, क्योंकि वो मानव अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान ही रियल टाइम में अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बताते चले कि इन दोनों ही देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां लगभग 10,000 करोड़ रुपए के गगनयान मिशन पर भी सहयोग कर रही है, जिसका उद्देश्य साल 2022 तक 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजना है। फ्रांसीसी फ्लाइट सर्जन ब्रिजिट गोडार्ड भारतीय चिकित्सकों और इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए साल 2019 में भारत आए थे। हाल ही में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी सोलर ट्री लगाया गया है। ये सौर वृक्ष केंद्रीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की इकाई सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMERI द्वारा निर्मित किया गया है। इसे CMERI दुर्गापुर के आवासीय कॉलोनी में लगाया गया है। इसमें कुल 35 सौर फोटोवोल्टिक पैनल यानी PV पैनल लगाए गए हैं। इस सौर वृक्ष को काफी छोटे क्षेत्र में ही तैयार किया गया है। इस एक सौर पेड़ को बनाने में करीब 7.5 लाख की लागत आई है। आने वाले समय में MSME इकाइयों को भी ये तकनीक दी जाएगी। सौर वृक्ष क्या है? मौजूदा समय में सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन बड़े स्तर पर सौर पैनल लगाने के लिए जमीन की कमी सबसे बड़ी समस्या है। सौर वृक्ष की अवधारणा आ जाने से अब ये दिक्कत नहीं रही। सौर वृक्ष दिखने में किसी वृक्ष जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें पत्तियों के रूप में सौर पैनल लगे होते हैं। इस सौर वृक्ष के ढांचे में धातु का इस्तेमाल होता है। इन सौर वृक्षों की खास बात यह होती है कि इन्हें सामान्य सौर ऊर्जा संयंत्रों के मुकाबले 100 गुना कम स्थान की जरूरत होती है। सबसे बड़े सौर वृक्ष की विशेषता। इस सौर वृक्ष की क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता 11.5 kWp यानी किलोवाट्स पीक से अधिक है और इसमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को पैदा करने की भी सालाना क्षमता है। इस सौर वृक्ष को इस तरह से बनाया गया है कि इसके प्रत्येक पैनल के जरिए सूर्य के ज्यादा प्रकाश को प्राप्त करने और इसके नीचे के क्षेत्र में न्यूनतम छाया क्षेत्र को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा प्रत्येक सौर वृक्ष में जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन के दौरान वायुमंडल के लिए पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के मुकाबले 10 से 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बचाने की क्षमता है। साथ ही अतिरिक्त उत्पन्न ऊर्जा को ऊर्जा ग्रिड में सुरक्षित रखा जा सकता है। इस सौर वृक्ष में कृषि से जुड़ी कुछ हाईटेक सुविधाएं भी मौजूद हैं। इसकी मदद से कृषि क्षेत्र की 24 घंटे CCTV निगरानी की जा सकती है। साथ ही किसानों को पंप और ट्रैक्टर आदि को चलाने में भी सुविधा होगी। रियल टाइम में आर्द्रता की स्थिति, हवा की गति, वर्षा की भविष्यवाणी और मिट्टी के विश्लेषण के लिए सेंसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब के अलावा इस वृक्ष को सौर ऊर्जा संचालित सुविधा कियोस्क से भी जोड़ा जा सकता है, जिससे व्यापक कृषि डेटाबेस तक पहुंचा जा सकता है और रियल टाइम में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसकी मदद से राष्ट्रीय कृषि बाजार से ऑनलाइन जुड़ा जा सकता है। निष्कर्ष, ये पेड़ न केवल किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है, बल्कि ये कार्बन मुक्त भारत के सपने को भी साकार कर सकता है। यानी सौर वृक्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर।
भारत और रूस ने फाइनल की AK-203 डील, अब भारत में इसे तैयार किया जा सकेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय मॉस्को दौरे के दौरान भारत और रूस के अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने हेतु एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल्स को लेकर डील पक्की हो गई है। अब इस राइफल को भारत में बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। यह अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम इंसास असॉल्ट राइफल की जगह लेगा। इस सौदे पर SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान सहमति बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समिट में हिस्सा लेने के दौरान रूस में ही मौजूद हैं। इन राइफलों को भारत में संयुक्त उद्यम भारत रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड के तहत बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने PUBG समेत 118 चीनी ऐप्स पर लगाया बैन। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने PUBG समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच सरकार ने तीसरी बार चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस पर बैन लगाया है। सरकार द्वारा इस बार जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें PUBG के अतिरिक्त लिविक, WeChat वर्क, WeChat रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। चीन के साथ तनाव के बीच इन ऐप पर बैन लगना चीन के लिए एक और बड़ा झटका है। प्रतिबंध की बात करें तो भारत सरकार सीमा विवाद के बीच अब तक कुल 224 चीनी ऐप्स पर बैन लगा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को दी बड़ी राहत। AGR बकाया चुकाने को मिला 10 साल का समय। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को AGR भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया है। बता दें कि कंपनी ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा था कि यदि अभी AGR भुगतान का आदेश दिया गया तो कंगाली की स्थिति आ जाएगी। टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 साल की राहत देने की यह अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक AGR बकाया के 10% चुकाने होंगे, वहीं बाकी का पैसा हर साल 7 फरवरी को एक किश्त के रूप में देना होगा। NCRB ने किसान आत्महत्याओं के आंकड़े जारी किए। 1 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने किसान आत्महत्याओं के आंकड़े जारी किए। यह NCRB द्वारा प्रकाशित भारत में एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड रिपोर्ट का एक हिस्सा है। अक्टूबर 2019 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की। हालांकि इसमें किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया था। इससे देश में भारी विवाद पैदा हो गया। किसानों की आत्महत्या के बारे में डेटा केवल 2015 तक उपलब्ध था। 2016 की कृषि आत्महत्याओं का डेटा NCRB द्वारा 2018 की शुरुआत में सरकार को पेश किया गया था। हालांकि यह प्रकाशित नहीं किया गया था। किसान आत्महत्याओं पर हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में लगभग 42,480 किसानों और दैनिक वेतन भोगियों ने आत्महत्या की। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में देश में सबसे ज़्यादा आत्महत्या की दर 26.4% थी। उसके बाद केरल में 24.3% और तेलंगाना में 20.6% थी। लद्दाख और लक्षद्वीप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किए गए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 1 सितंबर 2020 को लद्दाख और लक्षद्वीप को एकीकृत कर दिया गया। इस योजना के तहत अब तक कुल 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से जुड़ गए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़े 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, गुजरात, गोवा, दमन दीव, बिहार शामिल हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर किए गए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा अधिकारों की डिलीवरी सुनिश्चित कराती है। इस योजना ने मुख्य रूप से प्रवासी NFSA लाभार्थियों को लक्षित किया है। ये वे लाभार्थी हैं जो अस्थायी रोजगार की तलाश में अक्सर अपना आवास बदलते रहते हैं। सितंबर महीने में देश भर में मनाया जाएगा राष्ट्रीय पोषण महीना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण की समस्या को समाप्त करना है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान की। इस अभियान को महीने भर चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य हर घर पोषण त्योहार का संदेश पहुंचाना है।
राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य प्रसव पूर्व देखभाल, स्तनपान, एनीमिया तथा बालिकाओं के लिए पोषण का महत्व, स्वच्छता तथा विवाह की सही उम्र के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से नीति आयोग, महिला व बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय, आवास व शहरी मामले मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। 29 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया। 29 अगस्त महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि है। मेजर ध्यानचंद को उनके उत्कृष्ट हॉकी के खेल के लिए हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में 1928, 1934 और 1936 में स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने 1926 से 1948 के बीच अपने करियर में 400 से अधिक गोल स्कोर किए। उनकी आत्मकथा गोल को 1952 में प्रकाशित किया गया था। भारत सरकार ने 1956 में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। खेल में योगदान देने के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी उनकी स्मृति में गठित किया गया है। यह अवार्ड 2002 से लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर खिलाड़ियों को दिया जाता है। भारतीय खगोलविदों ने सबसे दूर की तारा आकाशगंगा की खोज की। भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ उपग्रह एस्ट्रोसैट ने पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा से अल्ट्रावायलेट प्रकाश का पता लगाया। आकाशगंगा को ऑड FS01 कहा जाता है। विभाग ने बताया कि अद्वितीय खोज भारत के एस्ट्रोसैट UVIT से की गई। विभाग ने बताया कि UVIT डिटेक्टर में बैकग्राउंड नॉइज या पृष्ठभूमि के शोर की वजह से नासा के हब्बल टेलीस्कोप की तुलना में बहुत कम है, जो इस खोज का अहम कारक रहा। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। वह 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। फरवरी 2020 में वे वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया, जिन्हें एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए इस्तीफा दे दिया। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं और दूसरे चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार निकाय है। निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य रखा गया है और इसमें उसके सदस्यों की शक्तियों, कार्यों, कार्यकाल, पात्रता आदि के लिए प्रावधान है। आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। RO ट्रेन सेवा बेंगलुरु और सोलापुर के बीच शुरू हुई। रोल ऑन रोल ऑफ या RO ट्रेन सेवा बेंगलुरु के बाहरी इलाके शोलापुर महाराष्ट्र के नेलमला स्टेशन से शुरू की गई है। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कहा है कि रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा में खुले फ्लैट वैगन होंगे। माल वाले ट्रकों को वैगन पर लोड किया जाता है। रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा परिवहन लागत को कम करती है, सड़क दुर्घटनाओं को कम करती है और ईंधन की बचत करती है। यह वस्तुओं के तेज परिवहन को भी सुनिश्चित करती है। रोल ऑन रोल ऑफ सेवा में रेल वैगन सीधे अपने चालकों के साथ लोड किए गए ट्रकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। फिर ड्राइवर ट्रकों को उनके अंतिम गंतव्य तक ले जाते हैं। कोंकण रेलवे ने भारत में पहली बार RO सेवा शुरू की है। आंध्र प्रदेश में मिला दुर्लभ शिलालेख। हाल ही में आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है। यह दुर्लभ शिलालेख डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है, जिस पर तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। 25 पंक्तियों में उत्कीर्ण इस शिलालेख को पुरातन तेलुगु भाषा में लिखा गया था। चट्टान के एक तरफ 11 पंक्तियों को तथा 14 पंक्तियों को दूसरी तरफ लिखा गया था। यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है, जब यह क्षेत्र रेनाडू के चोल महाराजा के अधीन था। शिक्षाविद बताते हैं कि यह शिलालेख सिद्धिया मायू नामक एक व्यक्ति को उपहार में दी गई 6 मार्टसस भूमि के रिकॉर्ड से संबंधित है। मार्टसस एक प्रकार की भूमि नापने की इकाई है। सिद्धियामायू पिडुकुला गांव में मंदिर की सेवा करने वाले ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हुआ निधन।
पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि फेफड़ों में संक्रमण की वजह से वह सेप्टिक शॉक में थे। 84 वर्षीय मुखर्जी लगातार गहरे कोमा में थे और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। सेप्टिक शॉक की स्थिति में रक्तचाप काम करना बंद कर देता है और शरीर के अंग पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। वर्ष 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने थे। वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।